हेलो दोस्तों। आज हम गॉस के प्रमेय को सत्यापित करेंगे और गॉस के प्रमेय को सत्यापित करने का ये जो मैं रास्ता बताने जा रहा हूँ ये सबसे आसान रास्ता है मेरे भाई। तो कैसे गॉस के प्रमेय को सत्यापित करेंगे, सबसे पहले हम दो लाइनें गॉस के प्रमेय के लिए सुन लेते हैं। गॉस के प्रमेय में हमको बताया जाता है कि अगर कोई बंद पृष्ठ है तो उस बंद पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई, ये उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश का क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ऐसा हम गॉस के प्रमेय में पढ़ते हैं। तो चलिए गॉस के इसी प्रमेय को हम सत्यापित कर देते हैं और बहुत आसान तरीके से इसको हम सत्यापित कर सकते हैं। इससे आसान तरीका कुछ नहीं। कैसे सत्यापित होगा आइए देखें। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक गोलीय पृष्ठ है। याद रखना है गोलीय पृष्ठ है, वृत्त नहीं है। और इसका केंद्र है ओ। मान लिया इसका केंद्र कितना है ओ, और इसकी त्रिज्या है ये स्मॉल आर मीटर की। ठीक है, ये इसकी त्रिज्या है। और बिंदु ओ पर सपोज दैट एक चार्ज रखा है प्लस क्यू, कोई सा भी चार्ज आप मान सकते हैं। अब सबसे पहले इस चार्ज की वजह से सरफेस पर चुंबक वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा। तो आप सरफेस के किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालो। मान लिया यहाँ पे एक बिंदु पी है, हम उसी बिंदु पर सबसे पहले क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। अब आप मुझे सीधा सीधा बताइए कि ओ से पी की दूरी वही होगी जो इसकी त्रिज्या है, एग्जैक्टली होगी। और प्लस क्यू आवेश बिंदु ओ पर रखा है, तो बिंदु ओ पर जो आवेश है उसके कारण बिंदु पी पर आप क्या करिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दीजिए। तो आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न गड़बड़ लिखा गया जी, उत्पन्न हो गया, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। और क्योंकि ये एक बिंदु आवेश है तो किसी एक अकेले बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वेक्टर ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। ये हो गया मेरे भाई इस बिंदु ओ पर जो आपने आवेश प्लस क्यू रखा था उसके कारण बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये एक छोटा सा अवयव है सरफेस पर। ये जो आप देख रहे हो ये छोटा सा अवयव हमारे सरफेस पर है। और सबसे पहले हम करेंगे कि ये जो चार्ज हमने रखा है यहाँ पे, इस चार्ज की वजह से इस सरफेस पर जो वैद्युत क्षेत्र वैद्युत फ्लक्स निकला, सबसे पहले हम उसको कैलकुलेट करेंगे। और कहीं भी अगर हमें ज्ञात करना है कि वैद्युत फ्लक्स का मान कितना है तो उसके लिए हमें इसका क्षेत्रफल वेक्टर चाहिए होता है। मान लिया इसका क्षेत्रफल है डी, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर तल के विलंबोत बाहर की ओर कितना हो जाएगा, वेक्टर डी हो जाएगा। और ये जो चार्ज है यहाँ पे प्लस क्यू, ये पॉजिटिव है। इसकी वजह से बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र आया होगा यहाँ जो मैंने निकाला उसका भी डायरेक्शन तो आवेश से दूर की ओर हुई होता। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये जो अभी हमने अल्पांश माना है, इस अल्पांश पे जो हमारा वैद्युत क्षेत्र और वेक्टर डी मिला ये एक ही डायरेक्शन में मिले। अब इस वजह से अगर मैं उस अल्पांश से होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालूँ, अल्पांश से होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो उसे मैं डिनोट कर रहा हूँ डेल्टा फाई से। डेल्टा फाई ई इज इक्वल टू, आपको पता है कि वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेक्टर डी, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी डॉट मल्टीप्लाई के साथ। और ये भी हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टर डॉट गुणन करते हैं तो भाई उसको हम डिनोट कर सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा से, जहाँ थीटा ई और डी ए के बीच का कोण है। अगर आप यहाँ देख रहे होंगे तो ई और डी ए दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो इनके बीच का कोण हो जाएगा 0 डिग्री। और ऐसे कंडीशन में उस अल्पांश से जो रेड रंग का हमने कर दिया है उससे होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ई इंटू डी हो जाएगा, क्योंकि कॉस यहाँ हो जा रहा है 0 डिग्री एंड कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, चलो तो अब देखो मेरे भाई, अब पूरे गोले से निकालो, संपूर्ण गोले से बद्ध वैद्युत फ्लक्स गलत लिखा हुआ, आधा फ्लक्स मैनेज कर लेना। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर, संपूर्ण से निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हम अल्पांश से कैलकुलेट किए हैं उसी का समाकलन कर देंगे, तो एंटीग्रेट क्लोज एंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, और अगर इसका टोटल एरिया कैपिटल ए है तो हम यहाँ लिमिट लगा देंगे कैपिटल ए एंड ई इंटू डी ए, है ना, ई इंटू डी ए। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। और अब जरा ई को देखो, क्या संपूर्ण गोले के हर एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान होगा, तो बिल्कुल होगा। ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये जो चार्ज है इसके सेंटर पर रखा, केंद्र पर रखा, और चार्ज केंद्र पर होने की वजह से चार्ज से इसके सरफेस की दूरी एक समान।
और चार्ज का परिमाण चेंज नहीं हो रहा है, तो दूरी और चार्ज के परिमाण न चेंज होने के कारण इसके सरफेस के हर एक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका परिमाण एक समान होगा। तो इस वजह से ई हो गया कांस्टेंट, तो ई को हम कर देंगे बाहर एंड बचेगा क्लोज इंटीग्रेट ए 1 इंटू डी ए, जहाँ 1 एक हमने अपने तरफ से ले लिया। और अब ज़रा देखिए, अगर 1 का आप डी ए के रिस्पेक्ट में समाकलन करोगे तो क्या आएगा, कैपिटल ए आएगा। तो यानी ये बनेगा हमारा पूरा ई इंटू ए। अब ज़रा यहाँ ध्यान दीजिए, फाई ई इज इक्वल टू, ई की वैल्यू आपने कितनी निकाल रखी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। एंड कैपिटल ए क्या है, कैपिटल ए पूरे सर्कल का एरिया है, सर्कल नहीं, वृत्त का, अरे क्या नाम है, गोले का, स्फीयर का एरिया है। अगर इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है तो इसका टोटल एरिया कितना बनेगा, 4 पाई आर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इंटू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। इसकी जगह आप रख सकते हैं 4 पाई आर का स्क्वायर 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा। फाइनली कुल मिला जुला करके हमारे पास कितना बचेगा, ऊपर ये बचेगा क्यू और नीचे बचेगा एप्सिलॉन नॉट इंटू के। हमें पता है कि अगर ये गोला निर्वात या वायु में रखा गया हो तो के का मान 1 हो जाता है, और ऐसे कंडीशन में ये हो जाता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये एक बंद पृष्ठ था, इस बंद पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला हमने विद्युत फ्लक्स निकाला जो कि कितना आ गया, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। यही है गॉस का प्रमेय।